नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी नाथ से छूटता हाथ। क्या कमलनाथ और नकुलनाथ का हाथ पार्टी से छूटता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने संगठन को मजबूती देने के लिए जो 7 समितियां बनाई है उनमें सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये फैसला कांग्रेस ने ऐसे वक्त लिया है जब अमरवाड़ा में उपचुनाव है और बीजेपी के दिग्गज यहाँ पूरा जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कमलनाथ को दरकिरार करने के मायने क्या हैं और छिंदवाड़ा की जनता के बीच इसका क्या मैसेज जाएगा। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने 7 समिति बनाई, कमलनाथ और नकुलनाथ से दूरी बनाई। छिंदवाड़ा की जनता को क्या संदेश, कैसे जीतेंगे अमरवाड़ा की रेस। एक तरफ अमरवाड़ा का उपचुनाव सर पर है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम दिग्गज यहां दम लगा रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं। तो वही दूसरी तरफ कमलनाथ और नकुलनाथ संगठन के कामों से ही दूरी बना रहे हैं, या यूं कहें कि वो अब संगठन के कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे। दरअसल कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने 7 समितियां बनाई हैं। दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा को इनकी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ को किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब सवाल ये है कि अमरवाड़ा के चुनाव के बीच कांग्रेस जनता के बीच क्या संदेश देना चाह रही है। खैर, कांग्रेस नेता इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। कल की जो समितियां थी वो डिस्कशन समितियां थी, जिन्होंने डिस्कशन किया और अपनी अपनी बातें जो उसके मेंबर्स थे उन लोगों ने रखी अपनी बातें। परमानेंट वाली बात नहीं है। अब कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी चुनाव प्रचार में थे, वो बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ डिस्कशन अपनी जगह महत्वपूर्ण था। निश्चित रूप से वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, पार्टी संगठन अपना काम कर रहे थे, और ऐसा नहीं होता तो स्टार प्रचारक कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी वहाँ पे क्यों होते? छिंदवाड़ा को मैसेज दिया ना, दोनों स्टार प्रचारक। इधर बीजेपी के दिग्गजों ने अमरवाड़ा में प्रचार प्रसार के आखिरी दिन जमकर हुंकार भरी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमले किए। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को धोखा दिया। बीजेपी का दावा है कि छिंदवाड़ा की तरह अमरवाड़ा भी वो ही जीतेगी। अमरवाड़ा में रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जनता काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और जो रिस्पांस आ रहा है निश्चित रूप से छिंदवाड़ा का जैसा लोकसभा चुनाव जीते थे उसी प्रकार से अमरवाड़ा चुनाव भी जीतेंगे। धोखा तो कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता को दिया है, जिसके कारण से छिंदवाड़ा आज इस मुकाम पे पहुंचा है। पहली बार भाजपा जीती है और अब भाजपा मुख्य चुनाव में जीत करके अमरवाड़ा में भी नया विकास का रिकॉर्ड बनाएगी और प्रदेश में भी बनाएगी। कुल मिलाकर कहें तो अमरवाड़ा में जहां बीजेपी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ती दिख रही है, तो कांग्रेस अभी संगठन को मजबूत करने और हार के कारणों की तलाश में ही जुटी है। वही छिंदवाड़ा गंवाने के बाद कमलनाथ और नकुलनाथ की सक्रियता भी कम हो गई है और अब वो संगठन के कामों से भी दूरी बना रहे हैं। ऐसे में अमरवाड़ा पर फिर कांग्रेस कब्जा कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री अमरवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं, शो कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता तमाम सारे वहाँ डेरा डालने की बजाय भोपाल में 2 दिन की बैठक रख लेते हैं, बावजूद उसके कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अभी गई है कि हार के कारणों पर चर्चा करते हैं, लेकिन इसकी चिंता नहीं करते हैं कि अमरवाड़ा को कैसे जीता जाए। इधर रामनिवास रावत भी बीजेपी के साथ होलिये मंत्री बन गए हैं और कमलनाथ को समितियों से बाहर कर दिया गया है। संयोग, प्रयोग या कुछ और? कमलनाथ जी का जो राजनीतिक गिरावट का दौर था उस समय से ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के संबंध में अपनी डीपी भर ली थी। उसके बाद
उम्र-दराज नेता का वापसी करना जो है संभव नहीं था। तो इसलिए ये सब तो उनके साथ होना ही थे। और जहां तक जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता वाले कांग्रेस संगठन में कमलनाथ जी को स्थान मिलेगा, ये भी एक प्रश्न था उसी समय से हम सब लोगों के दिमाग में था, क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर लीकेज के मामले में सदन में कमलनाथ जी ने जीतू पटवारी को डांट लगाई थी, ऐसा संभवतया किसी भी नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। बिल्कुल, वो कमलनाथ जी ने किया। तो इसलिए ये सब चीजें तो धीरे धीरे अपेक्षित थी कि इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन नकुलनाथ जी के, कमलनाथ जी के चुनाव क्षेत्र के चुनाव के उपचुनाव के बीच में यदि ऐसा हो रहा है तो ये निश्चित रूप से राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। जहां तक भाजपा का प्रश्न है तो निश्चित रूप से भाजपा जो है उसने आखिरी दिनों में ताकत झोंकी है। आज आपने कहा ही, मैं उसमें केवल एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूं, वो ये कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वहां गए हैं, उन्होंने बहुत दौरे किए हैं और आज का रात्रि विश्राम जो है वो जो है नागपुर में है उनका। तो हम सब समझ सकते हैं कि चुनाव कितना गंभीरता से लिया जाने वाला है। तो हम ये यदि मान लो ये देखेंगे कि छिंदवाड़ा जीतने के बाद, क्योंकि आम चुनाव में पहली बार जीता गया है और आम चुनाव में जीतने के बाद यदि उपचुनाव के माध्यम से वापसी की जाने की वाली स्थितियां बन रही हैं, सारी की सारी सीटें कांग्रेस के पास थी, एक तो गिरा ली, महापौर भी गिरा लिया। यदि ये जीत जाती है बीजेपी तो मुझे लगता है कि फिर मोहन यादव जी के लिए भी ये होगा कि भाई उन्होंने भी अपना जीत का सिलसिला प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अभी तक जो 163 सीटें थी तो ये कोई भाजपा संगठन और शिवराज जी का योगदान तो इसमें माना जाता था। मोहन यादव जी को योगदान का इतिहास लिखना था। लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पर मिले थे, उसमें मोहन यादव जी का भी बड़ा योगदान था, अपन मान लेते हैं उस बात को। लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में जीतने का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। तो ये सारी चीजें ये स्पष्ट कर रही है बीजेपी के संदर्भ में। लेकिन कांग्रेस जो है वो चुनाव उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो अगले 5 साल के चुनाव की तैयारी में यदि आज से लग रही है, इसको देखने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस को जानने वाले लोग, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था किसी कांग्रेस से समर्थक मित्र से, तो वो मुझसे यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में तो खत्म जैसी हो गई, क्योंकि छत्रप भी नहीं बचे किसी भी क्षेत्र में। आप देख लीजिए, तो आप बोले कि मध्य प्रदेश की जनता को क्या हम ये संदेश देंगे कि हेमंत कटारे हमारे उपनेता हैं और उमंग सिन्हार हमारे जो है नेता हैं विधानसभा को संभालने के लिए, तो क्या हम क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये लोग जनता में किस प्रकार से स्वीकार्य हैं या इनका इंप्रेशन कितना पड़ेगा? ये आपने जीतू पटवारी को छोड़ दिया? नहीं, जीतू पटवारी का तो इसके बाद आना ही था ना, क्योंकि जीतू पटवारी के बारे में तो काफी बोला। भाई हमको सबको मालूम है कि जीतू पटवारी जी जो हैं वो ऊर्जावान है, बस उनकी जबान पर उनका नियंत्रण नहीं है। यदि अपनी जबान पर वो नियंत्रण कर ले और जनता के बीच में निकल जाए, जैसे राहुल गांधी जी बहुत अच्छा भाषण देते देते जो है हिंदुत्व पर भटक गए, इसी प्रकार से जीतू पटवारी जी भी अच्छा बोलते बोलते अच्छा काम करते करते वो अपनी एक वाणी का असर दिखाते हैं, जिसके कारण सब कचरा हो जाता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, अब ये 7 कमेटियां बनी हैं, हो सकता है हम सब अपेक्षा करेंगे कि कांग्रेस ताकतवर हो ही मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस के समर्थक ही नहीं मानते कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ताकत होने का कोई जद्दोजहद भी कर रही है। तो प्रभु जी जद्दोजहद दिख रही है आपको? क्योंकि एक तरफ तो ये होता है कि कांग्रेस के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, मैराथन बैठ के हैं, 3 महीने के अंदर कार्य समिति की बात होती है, जो समिति बना दी जाती है, अगर उम्र दराज ही एक वो होता क्राइटेरिया तो फिर दिग्विजय सिंह को भी उसमें नहीं होना था। लेकिन दिग्विजय सिंह है और कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों बाहर हैं। देखिए, नकुलनाथ की बात करें तो वो तो जो है उनके पिताजी मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो संयोग के नेता हैं वो। राजनीति में उनका ना पहले कोई योगदान था, ना सांसद के तौर पे उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र को घुमा होगा, हर जिले में हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया हो या कस्बे तक पहुँचे हो, हर तो वो भी संभव नहीं है कि 5 साल में वो कहीं गए हों। और चुनाव हारने के बाद तो अब उनकी सक्रियता, राजनीतिक सक्रियता ये है कि वो मतदान के 2 दिन पहले वो वहाँ पर छिंदवाड़ा, जहाँ पर उनकी टिकट उनके पिताजी ने दिलवाया है, उनका क्षेत्र माना जाता है, टेरिटरी उनकी है, प्रत्याशी उनकी मर्जी से बनता है, जीतते लोग वहाँ पर उनकी मर्जी से हैं। बीजेपी के नेताओं के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए वहीं पर शिकारपुर के महल में भी वो उनको भी जाना पड़ता है। तो ऐसी टेरिटरी जो है उनकी बनी हुई 44 साल की, उसमें वो जो है मतदान के 2 दिन पहले लौटते हैं जब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला होता है। तो इससे नकुलनाथ की राजनीतिक सक्रियता तो मैंने आपको बता दी, आपको समझ में आ गया होगा कितने सक्रिय हैं जी।
कमलनाथ जी के बारे में जरूर है कि बहुत लंबा अनुभव है, बहुत लंबे समय तक उनने वहाँ काम किया है, पूरे प्रदेश में काम किया है, देश के उसमें काम किया है। लेकिन कमलनाथ जी एक उम्र हो चुकी है, अब हम इसको भारतीय जनता पार्टी से आंकने जाएं तो जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को घर बैठा दिया गया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अचानक शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती के प्रादुर्भाव जब हुआ, ये टीम पूरी आई तो कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, कैलाश सारंग जैसे नेता घर बैठा दिए गए। तो लगभग वही स्थिति में कमलनाथ प्राप्त हैं। जहाँ तक दिग्विजय सिंह की बात है तो वो भले उम्र उनकी ज़्यादा हो गई हो, लेकिन शारीरिक तौर पर वो जो कांग्रेस के 40 साल की उम्र के किसी भी नेता से ज़्यादा सक्रिय हैं। वो लगातार दौरे करते हैं, अपना लोकसभा चुनाव ही उन्हें पैदल पैदल घूमकर लड़ा, भले चुनाव हार गए, वो आज भी वो पूरे लगातार सक्रिय रहते हैं। तो उनकी जो उपयोगिता और उनकी जो सक्रियता है वो जरूर कांग्रेस के लिए है, इसलिए वो शायद वहाँ पर उपयोगी हैं। कमलनाथ चूंकि एक छत्रप बस रहे महाकौशल के, वो मुख्यमंत्री बन गए थे 15 महीने, और क्या उनका योगदान रहा वो भी सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार में। तो इसलिए कमलनाथ के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो शायद उनका, जो अभी सुरेश शर्मा जी ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी डीपी बदली थी, शायद उसका एक असर है, या उसके डीपी बदलने के बहुत पहले से शर्मा जी ये चल रहा था। आप याद कीजिए कि जब बीजेपी की सरकार 2003 में बनी, जब कांग्रेस की सरकार नहीं बन पा रही थी, तब भी ये बात बार बार आई, यूपीए की सरकार जाने के बाद भी आई, 2014 से भी ये बात कई बार उठ रही थी, कमलनाथ बीजेपी जा सकते हैं। वो डीपी तो उन्होंने बहुत बाद में बदली, अभी जब अपने बेटे के टिकट का मामला आया था तो किसी तरह जीत जाए। तो इसलिए वो जो संदिग्ध परिस्थितियां जो उनको लेकर रही, उनकी स्थिति को लेकर, तो वो शायद उसका योगदान, और सबसे बड़ा योगदान कमलनाथ का है। मनोज जी, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको जो है और जोर शोर से जो नई टीम के हाथ में जिम्मा मिला है, सक्रियता से काम करना चाहिए था, आपको नई टीम को बताना चाहिए था कहाँ आगे बढ़े, मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उस तरीके का काम वो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो शायद इसी का ये परिणाम है। तो ब्रजेश जी, इसी का परिणाम है। और एक और चीज़ भी है कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी आज खासा चर्चा में, जो उन्होंने सुबह सुबह किया है कि मेरे तमाम कांग्रेस के मित्रों, अपने घरों से निकलो, जनता के बीच जाओ, जनता से जुड़े मुद्दे उठाओ। तो ये भी एक नसीहत है कि कांग्रेसियों को किस दिशा में बढ़ना। राहुल गांधी का वो हवाला दे रहे हैं। हालांकि उम्र दराज कांग्रेस में हम इसलिए भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि 80 साल के खड़गे जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी बना देती है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उम्र दराज के हालात पर ही कमलनाथ को, वो जो परिक्रमा की बात करें, उन्होंने एक और चीज़ कही है उस ट्वीट में कि नेताओं की परिक्रमा ना लगाएं, जनता के बीच में जाएं। तो एक बड़ा संदेश है कि अब तक कांग्रेस में जो नेता बनते रहे हैं या जिनको प्रमुख पद मिलते रहे हैं, वो नेताओं की परिक्रमा से ही मिले हैं मनोज जी। और अब यदि जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत बदलाव होने जा रहा है, और ये बदलाव के संकेत ही हैं। क्या आप नकुलनाथ टीम से बाहर हैं, कमलनाथ टीम से बाहर हैं, तो आप सोचिए कि जो कार्य समिति बनेगी उसमें क्या कमलनाथ के लोग रहेंगे, या जो कमलनाथ के साथ डीपी बदल रहे थे वो लोगों की क्या भूमिका रहेगी, उनको कितनी जिम्मेदारी मिलेगी। और यदि ऐसी ही कार्य समिति बनी तो क्या कांग्रेस में भगदड़ फिर मचने वाली है, या फिर लोग विरोधी दल में जाने की इच्छुक हो जाएंगे, या वैसी संभावना समिति में कमलनाथ के समर्थक भी नहीं है, सज्जन सिंह जैसे तमाम सारे लोग बाहर हैं इसमें। तो आप देखिए कि वही परिस्थिति है जो छत्रप चलता था। अब दिग्विजय सिंह के ये कहने से, दिग्विजय सिंह तो मान लिए कि कमलनाथ जी तो डाउटफुल हो गए हैं, कमलनाथ जी किनारे हो गए हैं, तो अब बड़ा नेता मध्य प्रदेश में कौन है? दिग्विजय सिंह है। और दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी कभी उन्हीं के अधीनस्थ रहे हैं और उन्हीं के समर्थक कह रहे हैं, लेकिन बाद में वो राहुल गांधी से जुड़ गए। तो आप देखिए कि दिग्विजय सिंह पीछे से सपोर्ट करेंगे या साथ चलेंगे तो अब उनका ही भला है ना। अब तो एक ही नेता बचा है जिससे पूछ के बिना आपका काम नहीं होगा, जिसकी राय के बिना आपका काम नहीं हो सकता। तो आप देखिए इस समिति में दिग्विजय सिंह का दबदबा रहेगा और कमलनाथ के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं किनारे धकाए जाएंगे। भले ही अब देख रहे हैं हम कि सज्जन सिंह वर्मा बैठकों में आ रहे हैं, उनके सुर बदल गए हैं कि समिति में ऐसे लोग आना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हों, हवाई नेता नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या सुर बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा? और कमलनाथ के समर्थकों में क्या मैसेज दे दिया आपने? एक तरह से ये कह दिया कि एक छत्रप खत्म हो गए। अरुण यादव का अभी जिक्र नहीं हुआ, अरुण यादव के समर्थकों का क्या होगा? अरुण यादव अभी तक ऐसी भूमिका में नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो हमने देखा लेकिन जो समिति है उसमें है अजय सिंह है, अरुण भी यादव भी है, अशोक सिंह है, लेकिन उनकी भूमिका क्या वो उतने ही साथ देंगे या गुटबाजी फिर होगी या नए छत्रप खड़े होने की? अब जो गुटबाजी हमने देखी थी उमंग सिंगार में
या हमने जीतू पटवारी के बीच में देखी थी, वो बढ़ेगी या एकजुटता के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी? बिना बड़े नेताओं के संरक्षण के या बिना बड़े नेताओं के मार्गदर्शन के क्या जीतू पटवारी अकेले पूरी पार्टी को ले जाएंगे? तो अभी कांग्रेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मनोज जी जो आगे देखने को मिलेंगी कि कांग्रेस किस स्तर पर चल रही है, कैसे चल रही है। जब नई कार्य समिति बन जाएगी उनकी, तब पता चलेगा कि जीतू पटवारी की कितनी चल रही है और बड़े नेता कितने हाशिए पर धकेले गए या उनको साथ लेकर वो चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो वो कह रहे हैं जमीन समतल कर रहे हैं, जाने वाले चले जाएं। तो आप देखिए जिस तरह से जा रहे हैं, रामनिवास रावत जिस तरह से मंत्री बने हैं, तो क्या और भी नेताओं हैं ऐसी संभावना देख रहे हैं जो उनसे सीनियर हैं, जीतू पटवारी से, उमंग सिंगार से, जो जेके शर्मा जी ने कहा था, क्या वो लोग पचा पा रहे हैं कि नहीं पचा पा रहे हैं? जो एक तरह से एक अंदर खाने में जो चल रहा है, क्या वहाँ वैसी परिस्थिति होगी कि कांग्रेस वाकई में संगठन में मजबूत हो जाएगा, इन नेताओं के नेतृत्व में, नए नेताओं के नेतृत्व में बाकी के पूरे कांग्रेस के बड़े नेता भी एकजुट हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। तो शर्मा जी बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन एक सवाल क्या ये भी है कि एक मामले में बीजेपी कांग्रेस एकमत हो गई है कि कमलनाथ का राजनीतिक प्रभाव जितना कर सकती है, राजनीतिक रूप से निर्वासन जो कर सके, क्योंकि पहले बीजेपी ने उनके सहयोगी तोड़े, महापौर को तोड़ा, उनके आसपास के लोगों को अपने बीच लाए, और अब कांग्रेस वही काम करती नजर आ रही है, अमरवाड़ा के बहाने ही सही, कि चलते चुनाव में एक मैसेज दे दिया वोटर्स को भी, कार्यकर्ताओं को भी। देखिए ये बात सही है कि जैसे भाजपा ने अपना पुनर्गठन किया है, इसी प्रकार से कांग्रेस को भी अपना पुनर्गठन करना चाहिए। आपको दो बातें मुझे लगता है कि मेरी कही हुई याद होंगी। पहला ये है कि जब आप किसी सीनियर नेता से डग भर के आगे निकल जाएंगे, तब आप सृजन करेंगे। तो ये मोदी ने किया, यही मध्य प्रदेश में हुआ, पूरे देश भर में यही प्रयोग हो रहा है कि भाई जो स्थापित नेता थे, अब आप भैया आराम करो, या आप अपनी अलग किस्म की पॉलिटिक्स करो, युवाओं को आने दीजिए सामने, या और जिनके पास अनुभव हो रहा है। मैं सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देकर के मैं इसको प्रमाणित करता था कि लोग लंबे समय तक सोचते रहे, बाद में आए तो देखिए बाढ़ सी आ गई हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों की। तो इसी प्रकार से राजनीति में भी अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों के आप दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी का पूरा सम्मान करिए, लेकिन इन दोनों को घर बैठने के लिए जब तक नहीं कहा जाएगा, तब कांग्रेस का पुनरुत्थान जो है संभव नहीं है। इसी प्रकार से जैसे राहुल गांधी जी युवा के रूप में आ गए, अब आ गए तो ठीक है, लेकिन जब तक आप गांधी परिवार को थोड़ा कहोगे कि आप बस आप एलिजाबेथ बन जाओ तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं तो फिर कांग्रेस को उठाना बड़ा कठिन काम है। मध्य प्रदेश के बारे में तो जब तक दोनों छत्रपों को हम नहीं हटाएंगे, तब तक जो है हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं बनेंगी, ये मानना चाहिए। जहां तक कमलनाथ जी का और छिंदवाड़ा का प्रश्न है, तो छिंदवाड़ा देखिए, मैं एक बात आपके सामने और कही थी, आज से फिर प्रभु जी को भी याद होगी हम इस बात कि कमलनाथ जी का जो चीफ मिनिस्टर बनने का सर्कमस्टांसेस था, उसी दिन मैंने ये बात कही थी कि मुझे जो जानकारी मेरे सोर्सेस के माध्यम से मिल रही है वो ये है कि इन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बनना है और उसके बाद कांग्रेस का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ जोड़ना है। तो ये जब तक आप नहीं मानोगे तब तक जो है देख ली प्रमाणित हो रही है धीरे धीरे। आपने छिंदवाड़ा खोया, आपने जो है अब आने वाला चुनाव भी लगभग आप जीतेंगे। तो भाई जब क्या इसका कमलनाथ जी क्या बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे जो आप कह रहे हैं इस तरीके से? जब आप एजेंट बन के मुख्यमंत्री बन सकते हो तो फिर काम क्यों नहीं कर सकते? भाई मुख्यमंत्री किसने बनवाया? गोवा में आपके ज्यादा थे कांग्रेस के और भाजपा के कम थे, तो गोवा में सरकार भाजपा कैसे बना गई? मध्य प्रदेश में तो 5 का अंतर था, निर्दलीय और बसपा वाले साथ बैठे हुए थे, दोनों को मिला लिया जाता तो बहुमत हो रहा था प्रभु जी। और आपको मेरे से ज्यादा मालूम है कि नरोत्तम जी से मिलने नहीं गए थे क्या सारे लोग? फिर कमलनाथ को क्यों बनने दिया? मैंने शिवराज जी से पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कई बार मुंह बंद रखना पड़ता है, घूंट पीना पड़ती है। तो ये स्पष्ट था, मेरा अनुमान था, मैंने उस अनुमान को अनेकों अवसरों पर कहा है। ये निश्चित रूप से अनुमान है, मैं साथ तो बैठा नहीं था, लेकिन ये आप क्या अनुमान लगा रहे हैं आप कमलनाथ नकुलनाथ के बारे में? ठीक है, कमलनाथ तो उम्र दराज हो गए, मैंने तो देखो युवा है। मेरे ये भी मैंने पहले बताया था कि भाजपा ज्वाइन करेंगे, जब तक कहीं चर्चा नहीं थी। ब्रजेश जी सामने है, मैं उनके सामने अनेकों बार उनके कार्यक्रम में मैंने बोला है ये। लेकिन अब तो ऐसी हालत हो गई उनकी कि बीजेपी ने यूज करके छोड़ दिया हो। घर के रहना घाट के वाली बीजेपी ने यूज नहीं किया। बीजेपी को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तरफ से ये आपत्ति थी कि सिख दंगों में आपने इनका नाम उछाला था, पंजाबी इन तीनों राज्यों में ज्यादा रहते हैं, इसलिए नुकसान होगा, इसके कारण रुके। ये तो बीजेपी को भाई साहब, ये तो बीजेपी को बहुत पहले से पता होगा, 84 से पता है ये कि इनके नाम से जो नुकसान होगा, तो बीजेपी ने इस्तेमाल तो कर लिया आदमी का, उसका करियर चौपट कर दिया कांग्रेस के अंदर। मोदी का जो पावर था ना, उस पावर में कोई नहीं बोल रहा था
आपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। भाई मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री इसलिए बहुत सुंदर है, छत्तीसगढ़ वाले बहुत सुंदर है। राजस्थान में क्या हुआ, हरियाणा मुख्यमंत्री बदला तो कितनी सीटें घट गई आपकी, 5 घट गई ना। तो कोई बोला था किसी ने मोदी जी को, क्या हिम्मत थी किसी की बोलने की? अब बोलना चालू हुआ है। इसलिए कमलनाथ जी के बारे में 3 राज्यों की तरफ से बोला गया कि यदि आप इन्हें लेंगे तो ये दिक्कत होने वाली है हमारे सामने। तो किसकी हिम्मत थी बोलने की ना? चुनाव नजदीक आए, तो लोकसभा चुनाव के पहले का मामला है। कौन सा? ये कमलनाथ जी का डीपी विधानसभा के बाद और लोकसभा के नहीं, तो मतलब मोदी का पराभव तो भी लोकसभा के तीसरे चुनाव में हुआ ना, 24 वाले में। नहीं, तो उसके पहले ये बताया ना, मैं कह रहा हूँ लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था उस समय ये बातें कही क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में ये बातें कही जाती हैं। मतलब ये मान लिया जाए कि कमलनाथ के 40 साल का जो राजनीतिक कैरियर है कांग्रेस का, उसको बीजेपी ने एक चक्रव्यूह या षड्यंत्र रच के जो है खत्म किया, और बाद में जैसे ही लेने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आप सिख दंगे के आरोपी हैं, इसलिए आपको लेना नहीं है। नहीं, ये माना जा सकता है। राजनीति में देखिए सब कुछ जायज है। राजनीति में तो आप जो है एक ऐसे आदमी क्यों, आप ये क्यों नहीं कहोगे कि हरकिशंकर मिश्र जी से लगा करके बाकी लोगों को कमलनाथ जी दिल्ली से आकर के लील गए? ये क्यों नहीं कह सकते? ये तो राजनीति है। इसमें तो इंदिरा गांधी भी ऐसी थी ना भाई, मोदी जी जैसी। मैं प्रभु जी हमेशा एक बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में केवल 2 नेता हैं, केवल और केवल 2 नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय और उमा भारती, जिन्होंने पुरुषार्थ की राजनीति की है। सबने अवसर की राजनीति की है। भाई कैलाश विजयवर्गीय जी ने किसको हराया? सुरेश सेठ को हराया। कैलाश विजयवर्गीय जी ने किसको हटाया? 3 नंबर में अब जो है महेश जोशी को हराया, महू में जाकर करके हराया। ये पुरुषार्थ की राजनीति। दरबार को उमा भारती जी के बारे में आप भी बहुत जानते हैं। ये पुरुषार्थ की राजनीति करते, बाकी तो सारे लोग अवसर की राजनीति करने वाले हैं। यदि अच्छा छिंदवाड़ा दिखा तो इंदिरा जी ने जो है दिल्ली से भोपाल छिंदवाड़ा भेज दिया। तो पूरे देश भर में आप आकलन कर लीजिए जहाँ अवसर की राजनीति होती है। केवल शिवराज जी भी तो कहते भाई 2003 में लड़ने के लिए राघोगढ़ और अरुण यादव आए थे बुधनी लड़ने के लिए। नहीं, ये राजनीतिक लड़ाई है। ये आप एक राजनीतिक वातावरण पैदा करने के लिए कई बार जो है चेहरा खड़ा करते हो ताकि वो गुट जाए, एक जगह घिर जाए करके। इसका कोई बहुत असर नहीं, ये कोई मतलब पुरुषार्थ नहीं है। ये तो फंसे से जा रहे हैं। मतलब पुरुषार्थ वालों को ज्यादा भला नहीं होता, यूज कर लिया जाता है। पुरुषार्थ वो होता है जिसके अंदर आदमी जो है वहां से विजय प्राप्त करके लौटे। उस समय आप देखिए ना, आप तो जानकार आदमी, महू की क्या हालत थी। भैरूलाल पाटीदार जी को कितनी बार हरा दिया था इन्होंने, दरबार ने। लेकिन कैलाश जी के अलावा कोई नहीं हरा सकता था, इसलिए कैलाश जी महू चले गए। तो ये एक पुरुषार्थ की पॉलिटिक्स नहीं है कमलनाथ जी की। और आज जो है निश्चित रूप से दाव में फंस गए हो। भाजपा ने जो है इनको कहीं का भी नहीं छोड़ा, ये फैक्ट है, इसमें कोई बट्स नहीं। आने वाले समय में कई चीजें और आपके सामने आएंगी। आप रामनिवास रावत को आज जो है कैबिनेट मंत्री आपने बना दिया, लेकिन भाजपा को झेलना तो पड़ेगा आफ्टर ऑल इसको। बिल्कुल, ये तो आने वाले समय झेलना पड़ेगा। लेकिन क्या अमरवाड़ा के नतीजों के बाद भी कुछ बदलता देखेंगे हम कांग्रेस के अंदर और बाहर, या कमलनाथ या नकुलनाथ की राजनीति में? आप रात्रि विश्राम के बाद भोपाल आने दीजिए, फिर अनुमान लगाइए आप। जी प्रभु जी। देखिए मनोज जी, जो कुछ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और छिंदवाड़ा को लेकर जो कुछ बदलना है वो तो बदलने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई। वो चलेगी, जो एक दिशा ले चुकी है तो उसी दिशा में चलेगी। अब वो बदलने वाली नहीं है। चाहे अमरवाड़ा कांग्रेस जीत भी जाए तो भी बहुत ज़्यादा कमलनाथ की साख पर फर्क पड़ने वाला नहीं है कि पार्टी में उनको फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। ऐसी स्थितियाँ मुझे नहीं लगता कि अभी आती हुई दिखाई दे रही। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का संचार जरूर होगा। जो नई सरकार है, जैसा विश्वेश्वर शर्मा जी भी कह रहे थे कि श्रेय अब मोहन यादव को मिलेगा, जो भी वीडी शर्मा शुभंकर साबित होते हैं। कल भी आपने देखा होगा प्रदेश कार्य समिति बैठक में कहा वीडी शर्मा को ही शुभंकर साबित किया गया। तो अब उसका श्रेय लेने के लिए मोहन यादव के भी नाम यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की हैसियत से आ सकता है। तो ये बीजेपी में जरूर बदलाव होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो निश्चित तौर पर ये आ रही हैं कि राजनीति में जो एक पवित्रता शुचिता होती है वो उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोप हो गया है। अब आप देखिए कि सुबह शपथ ले ली 9 बजे रामनिवास रावत ने, लेकिन अभी भी वो कांग्रेस के एमएलए बने हुए हैं। अभी तक इस्तीफा दे दिया उन्होंने इस्तीफा दे दिया ना भाई साहब। वो तो बाद में अभी उन्होंने जारी किया है, दिया है भाई साहब इस्तीफा। अब कमलेश शाह का इस्तीफा एक दिन में मंजूर हो गया था। मुझे अधिकृत रूप से मैंने सवाल पूछा था ये अभी थोड़ी देर पहले जी। ये तो इसीलिए तो शायद मैं ये कह रहा हूँ उन्हें यदि 5 तारीख को इस्तीफा दे दिया था तो 6 को आ जाती जानकारी, 7 को आ जाती। प्रभु जी सुचिता उम्मीद क्यों करें, क्योंकि राजस्थान में बीच चुनाव के पहले, उपचुनाव के पहले हमने देखा था एक उम्मीदवार को आप मंत्री बना देते हैं
और वो उपचुनाव लड़ते वो हार मंत्री जाता है। रहते वो चुनाव हार जाता है। तो जनता को जिसको जिताना जिताएगी, हराना हरा देगी। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसके बीच कांग्रेस का जो अंदरूनी संघर्ष है वो नया रंग लाता नजर आ रहा है। पहले कमलनाथ, फिर नकुलनाथ, यानी तीर बिल्कुल निशाने पे, और जो हिसाब चुकता करने की प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस में, वो कहाँ तक जाएगी और कितनों से हिसाब चुकता होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।